दोस्तों, एक आदमी अपनी पत्नी का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है जहां वो अक्सर काम करती थी। जैसे ही पति उसमें प्रवेश करता है, एक कपड़े की दुकान होती है, तो पत्नी घबरा जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यहाँ ये कैसे पहुंच गया। इसी बीच में पति पूछता है कि तुम तो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन यह तो कपड़े की दुकान है। जैसे ही पत्नी ने यह बात सुनी तो पत्नी कहती है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। जैसे ही वो शोर मचाने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो पत्नी को अजीब सा लगता है। पत्नी कहती है, जो दुकान का मालिक भी होता है, उससे कहती है कि इन्हें शांत कराने की कोशिश करिए, लेकिन पति था कि वो शांत नहीं हो रहा था। दुकान के ऊपर एक और दुकान थी, उस दुकान के ऊपर वो लोग पहुंच जाते हैं और पति को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पति का गुस्सा था कि लगातार बढ़ ही रहा था। इसी बीच में एक वहाँ पे राड पड़ी हुई थी, उसी राड से उठा के वो लोग जो पत्नी होती है अपने पति के सिर पर मार देती है। जैसे ही सिर पे मारती है तो उसका पति जो है बेहोश होकर गिर जाता है। अब उन्हें ये डर लग जाता है और जो दुकान का मालिक होता है वो भी डर जाता है, घबरा जाता है कि साथ ही जो उसकी पत्नी भी है वो भी डर जाती है। इससे जब होश में आएगा तो बात पुलिस तक पहुंच जाएगी, मामला फिर जेल अदालत तक पहुंच सकता है। इसलिए इसे हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए। इसी बीच में एक उन्हें रस्सी मिलती है, उस रस्सी से उन लोगों ने उसका गला घोंट कर या उसकी हत्या कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस बीच में वो क्या करते हैं कि लाश को ले जाकर एक बाइक पर रखते हैं और एक कट्टे की जो बोरी होती है उसी बोरी में भर कर इधर उधर घूमने लगते हैं ताकि इस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन लाश को जब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे तो लाश को ठिकाने लगा जरूर पाते हैं, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं लगा पाते। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी महिला जिसका बुढ़ापे में किसी के साथ इश्क हो जाता है और वह अपने ही इश्क को बनाए रखने के लिए अपने पति को बहुत बुरी तरह से मौत के घाट उतार देती है। इस घटनाक्रम को खुलासा जब उस दिन होता है जिस दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरह से साहिल शुक्ला ने अपने प्रेमिका, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, उसके साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो लोग जयपुर के इस हत्याकांड और मेरठ के हत्याकांड को आपस में जोड़कर देखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि देखो अब क्या ज़माना आ गया है कि महिलाएं क्या कर रही हैं, अपने पतियों को किस तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतार रही हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर का जो हाईवे है, वहाँ पर एक रिंग रोड होता है। रिंग रोड के पास ही एक नवेटा की पुलिया है। दरअसल एक वाहन यहाँ पर आकर रुकती है, जिस वाहन में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो काफ़ी देर से ही कोशिश कर रहा था कि कब वाहन रुके, वो इस गाड़ी से उतरे और कब जाकर वो टॉयलेट करे, क्योंकि वो टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान था। ये तारीख है 16 मार्च 2025 की दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। जब गाड़ी रुकती है तो आदमी उतरता है, उतरने के बाद टॉयलेट करने लगता है और जब टॉयलेट करता है तो उसकी नज़र कहीं पड़ती है। उस सामने कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ जला हुआ जैसे पड़ा हुआ है, लेकिन एक आदमी का सर जैसे दिखाई दे रहा था। टॉयलेट करने के बाद उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जैसे ही उसे करीब से देखता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब वाहन में जो उसके बाकी साथी लोग बैठे थे वो कह रहे थे कि बड़ा अजीब आदमी है, गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी चिल्ला रहा था, अब गाड़ी के बाहर है तब भी वो चिल्ला रहा है, टॉयलेट करने के लिए अभी भी चीख रहा और चिल्ला रहा था वो। आखिरकार इसे क्या हो गया, कहीं ये दिमागी रूप से कहीं पागल तो नहीं हो गया। लोगों ने जब जाकर देखा तो वो लोग भी चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक लाश को देखा था, जिस लाश की वो भारी मात्रा में जल चुकी थी, लेकिन उसका जो सर था वो काफ़ी हद तक ठीक था। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है और यहाँ से सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है, उसका नाम मोहाना होता है। मोहाना पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है और यहाँ के जो SHO होते हैं उदय सिंह यादव, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचते हैं और यहाँ आने के बाद
जब जांच पड़ताल शुरू करते हैं, देखते ही जो पहला दृश्य होता है ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति की पहले हत्या की गई हो, यहाँ से दूर, और हत्या करने के बाद लाश को यहाँ लाया गया हो और जलाने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह से ये जल नहीं पाई। आखिरकार कौन ये काम करेगा, यह मरने वाला व्यक्ति कौन है? अब पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इसी बीच में डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और एफएसएल टीम को भी बुलाई जाती है। साथ ही ये जांच पड़ताल करने के लिए कि और आसपास के जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई बताने की स्थिति में नहीं होता है। अब पुलिस के पास कोई रास्ता भी नहीं था, पुलिस करे तो क्या करे। जो ये लाश होती है, इस लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि ये किसी रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या की गई हो। अब इस लाश को रखा जाता है महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर। अब पुलिस ये इस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी। अखबार हो या फिर सोशल मीडिया, अलग अलग प्लेटफार्म पर हर जगह सूचना दी जाती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता चल सके। तभी अगले दिन यानी कि 17 मार्च 2025 को सांगानेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम देवीलाल होता है, देवीलाल थाने पहुंच जाता है और थाने पहुंचने के बाद कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि एसएचओ साहब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको पता नहीं है, आप बताइए हमें क्या बात है। वो बार बार एक ही बात कह रहा कि मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। जब ये देवीलाल पहुंच जाता है तो कहता है कि साहब वो आया है सांगानेर से और सांगानेर के रहने वाले जो उसके चाचा होते हैं उनकी लगभग 40 साल के आसपास की उम्र रही होगी। नाम उसका धन्नालाल है। 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास वो अचानक घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद वो लापता हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने अपने चाचा को तलाश नहीं किया, लेकिन चाचा कहीं नहीं मिल रहे। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। साहब हमारी मदद कर दीजिए। अब एसएचओ साहब भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या करें, पहले ही एक लाश मिली हुई है, ऊपर से यह व्यक्ति आया है। तभी एक सिपाही आता है, कहता है साहब ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई दिक्कत ना हो तो जो ये फ़ोटो सारे हैं, फ़ोटो हमारे पास हैं, एक फ़ोटो इस बार इसे दिखा दिया जाए, कहीं इसके चाचा ही ना हो। तभी एसएचओ के दिमाग में बात आती है कि उदय सिंह यादव वो कहते हैं कि देखो हमारे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप देखकर बताओ कि तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते। बस उस फ़ोटो को देखने के बाद जो लड़का होता है देवीलाल, वो दहाड़े मारकर रोने लगता है, चीखने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि जिसकी लाश अभी एक दिन पहले मिली है, 16 मार्च 1:30 बजे के आसपास, ये लाश इसी चाचा की है जिनका नाम धन्नालाल है, जिनके बारे में पता किया जाता है कि वो मुहाना मंडी में सब्जी बेचने का काम करते थे और 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे से वो लापता हैं। इनसे जब पूछा जाता है कि इनके बारे में कोई जानकारी, कोई बात थी, तो जुटाने की जब कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि इनकी एक पत्नी है जिनका नाम गोपाली देवी है। इनके 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों में से एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटा है। अब घर पर सिर्फ 2 बेटियां और एक बेटा रहता है और पत्नी गोपाली देवी रहती है। जब ये वाली बात की सूचना दी जाती है तो घर पूरे ख़ानदान के लोग जब आते हैं सीधे पहुंच जाते हैं मोर्चरी में, महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी में। जब जो शव था उस शव को देखने के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सबसे ज़्यादा कोई रो रहा था तो गोपाली देवी रो रही थी और उसके बच्चे रो रहे थे कि आखिरकार हम इन्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और ये मिल नहीं रहे थे, मिले तो इस रूप में मिले, अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे जिएंगे। कुछ इस तरह की बातें पुलिस वाले उन्हें सांत्वना देते हैं कि कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। अब पुलिस इस घटनाक्रम को खुलासे के लिए कई टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद वो ये कोशिश करती है कि कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस ने उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू करते तो आसपास के लोगों से बातचीत कर चुके थे, वहाँ से कोई क्लू नहीं मिला।
तो एक जो बाइक थी, एक बाइक की जो लगातार चक्कर काट रही थी, एक बाइक पे एक आदमी बैठा हुआ जिसने अपने हेलमेट लगाया हुआ है, बीच में कोई भारी सी चीज़ रखी हुई है। एक सफ़ेद रंग के कट्टे में जो प्लास्टिक का कट्टा होता है उसके पीछे एक महिला है। महिला ने एक बड़ा सा घूंघट किया हुआ है। ये कौन है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। दरअसल किसी ने कहा कि ये बार बार चक्कर काट रहे थे, इनका चक्कर काटने का मामला समझ में नहीं आया, तो ये रास्ता भटके हुए हैं या फिर कोई और वजह हो सकती है, क्योंकि इनके चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे। जो बाइक था, बाइक पर नंबर आता है और नंबर से पता चलता है कि आखिरकार ये जो बाइक है वो किसके नाम है। तो पता चलता है कि ये बाइक सांगानेर में एक कंसोदी वाली गली है और कंसीदो वाली गली में एक श्री श्याम फैशन के नाम से एक दुकान है और दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है जब पुलिस सबसे पहले इसी के पास पहुंचती है, क्योंकि यही एक प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस के पास कोई और कोई एलिड नहीं मिल रही थी और ये घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही था। पुलिस के लिए जैसे ये भूसे के ढेर में से कोई सुई को तलाश करना यह एक अंधा कत्ल था। किसने किया, क्यों किया, पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश कर रही थी और इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रही थी। पुलिस की जो टीमें थी वो कई टीमों अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी। आखिरकार ये बाइक पे जो सवार था वो मिल ही जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो बाइक के पीछे एक महिला बैठी हुई थी वो कौन थी, उसका नाम बताओ। तो शुरू में वो इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पेश आती है तो वो बताने लगता है कि उस महिला का नाम है गोपाली देवी। पुलिस वाले गोपाली देवी का नाम सुनकर बड़े सन्न रह जाते हैं। सन इसलिए रह जाते हैं क्योंकि यह नाम पहले भी सुन चुके थे। दरअसल यह नाम था धनलाल की पत्नी गोपाली देवी का। अब गोपाली देवी का नाम तो वो पूछते हैं कि वो कहाँ है, उनसे मुलाकात करनी है। जो पुलिस जब इस पर जो दुकान का मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, इस पर जब दबाव बनाया जाता है तो आखिरकार वह उस महिला को बुलवा लेता है। महिला जब सामने खड़ी होती है तो पुलिस वाले देखकर और भी हैरान हो जाते हैं। इसलिए थे क्योंकि वो तो रो रही थी 2 दिन पहले और खूब ज़्यादा ही रो रही थी अपने पति के अचानक से गायब होने के। उसके बाद उसकी लाश मिलने के बाद वो लगातार वो रो ही जा रही थी और यहाँ वो बाइक के पीछे बैठी हुई है। आखिरकार यह वाली बात तो उसने जिक्र नहीं किया कि जिस वक्त उसका पति गायब होता है उसी वक्त ये बाइक पर चक्कर काट रही थी। इसके बाद जो उससे पूछा जाता है कि ये वो कहती है कि साहब मैं तो इनके यहाँ दुकान पर काम करती हूँ। क्या काम करती हो? जब इस तरह के सवाल जवाब पुलिस शुरू करती है तो पुलिस ने जब टेढ़े मेढ़े सवाल किए तो टेढ़े मेढ़े सवालों का सीधा आंसर नहीं आ रहा था। पुलिस को यहीं से कुछ शक होने लगता है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो महिला कहने लगती है कि साहब ये कहानी शुरू होती है अब से लगभग 5 साल पहले इसकी एक मुलाकात होती है जिस व्यक्ति से जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। कुशवाहा से मुलाकात होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। ये दोनों इतने नज़दीक ऐसे होते हैं, ऐसे रहने लगते हैं कभी कभार जैसे पति पत्नी की तरह। इसे मौका मिलता है वो कहता है कि तुम मेरी दुकान पे ही क्यों ना काम कर लेती हो, यानी कि श्री श्याम फैशन पर काम, नीचे दुकान होती है, ऊपर मकान जैसे स्थित होती है। वहाँ कहीं ना कहीं कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। जब चाहो उसके साथ वो वक्त बिताता था, संबंध बनाता था। कोई भी रोकने वाला नहीं था, कोई भी टोकने वाला नहीं था। लेकिन जो पति था धन्नालाल, उसको शक होने लगता कि उसकी पत्नी इतना ज़्यादा खुश रहती है, वो रोज़ के रोज़ तैयार होकर कहीं जाती है। जब उससे पूछा जाता है तो बताती है कि वो फैक्ट्री में काम करती है। धीरे धीरे करके कुछ वक्त गुजरने लगता है, घर के झगड़े भी होने लगते हैं। वो बार बार अपनी पत्नी से पूछता था क्योंकि वो अपना मकान नहीं छोड़ना चाहता था। सब्जी बेचा करता था और जो सब्जी बेचने का एक निश्चित टाइम होता है, वो दुकान खुलेगी, ग्राहक आएंगे तो अपना काम नहीं खराब करना चाहता था। एक बार पत्नी का पीछा करता और करते करते पीछा 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे आखिरकार वो उसी दुकान पर पहुंच जाता है जिस दुकान पर यानी कि श्री श्याम फैशन पर वो काम करती थी। अंदर जैसे घुसता है तो पत्नी घबरा जाती है, डर जाती है और
वहाँ पर आकर गुस्से में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, उसका आदमी जो होता है कहते हैं तुम तो फैक्ट्री में काम करती हो, यहाँ कपड़े की दुकान में कैसे काम कर रही हो। जो दुकान के ऊपर होता है वहाँ ले जाने के बाद समझाने की उस व्यक्ति को कोशिश की जाती है कि अब जो है तुम जो है चुप हो जाओ, ज़्यादा मत चिल्लाओ, शोर मत करो। तो वो आदमी जो है चिल्लाते रहते नहीं मानता है। तभी उसकी जो औरत होती है, पत्नी होती है, वहाँ पे एक राड पड़ा होता है, उसी राड से उठा के उसके सर पे मार देती है। तो उसका जो पति होता है अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। जब गिर जाता है तो उसकी पत्नी और घबरा जाती है कि अब क्या होगा, अब तो पुलिस में मामला दर्ज हो गया, हमारे ऊपर केस चलेगा, चलो क्यों ना हम इसे यहीं पे इसे मौत के घाट उतार देते हैं। तभी वो दुकानदार जो होता है और पत्नी दोनों मिलकर अपने जो पति का रस्सी से गला दबाकर उसको मौत के घाट वहीं पे उतार देते हैं। लेकिन वो उस औरत को थोड़ी सी भी फिक्र नहीं थी कि उसके जो है बच्चे भी हैं, इसका देख रेख कौन करेगा, थोड़ी सी भी उसको फिक्र नहीं है। अब ये फैसला लेते हैं कि क्या ना इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को प्लास्टिक के कट्टे में रखा जाता है और कट्टे में रखने के बाद एक तरह से पैक कर देते हैं और बाइक पे बीच बीच में रखते हैं। आगे प्रेमी होता है, पीछे खुद बैठती है और बीच में उसका पति होता है और ये बाइक लेकर निकल जाते हैं। क्योंकि अभी उजाला था, अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, तो आखिरकार बाइक इधर से उधर घूमती रहती है। करीब 5 किलोमीटर तक ये घंटों का सफ़र करते हैं और घंटों में सफ़र तय करने के बाद ये पहुंच जाते हैं जयपुर हाईवे के किनारे एक नवेटा की पुलिया है। नवेटा की पुलिया के पास ले जाने के बाद जो एक खाई सी है वहाँ पर जाकर सो रखते हैं और उसके ऊपर ज्वलनशील कोई पदार्थ जैसे बताया जाता है पेट्रोल वगैरह डाला जाता है और भारी मात्रा में डाला जाता है। लेकिन जब उसकी लपटें जो तेज़ उठने लगती हैं तो इन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, तो वहाँ से ये लोग भाग निकलते हैं। पूरी तरह से जो है शव जो होती है, लाश होती है, वो पूरी तरह से नहीं जल पाती है। उसका चेहरा दिख रहा था, साफ सुथरा नज़र आ रहा था। वहाँ से एक आदमी गुजरता है, उसकी नज़र पड़ती है। आखिरकार कातिलों तक पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद पहुंच ही जाती है और घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो पता चलता है कि 4 बच्चों की मां को, जिसकी उम्र 40 साल है, 10 साल छोटा है, एक व्यक्ति से आशिकी करने लगती है। उसके साथ अवैध संबंधों में थी और पति इस बात का विरोध करता था और इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। इस घटनाक्रम का खुलासा उस दिन होता है जिस दिन मेरठ में जो सौरभ राजपूत होता है उस हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी जो मुस्कान रस्तोगी होती है, उसने अपने पति प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े करने के बाद ड्रम लाया जाता है, उसके अंदर लाश को रखी जाती है और उसे पैक कर दिया जाता है। और 13 दिन के लिए शिमला मनाली वो लोग घूमने चले जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, होली का भी पर्व मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। और 18 तारीख को जब 17 को वापस लौट कर आते हैं, जब लड़की अपनी माँ के पास पहुँचती है तो आखिरकार 18 मार्च को ये थाने पहुँचते हैं ब्रह्मपुरी में और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। एक तरफ तो ये मेरठ कांड का खुलासा हो रहा था, दूसरी तरफ जयपुर के मोहाना में इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज इस समाज में महिलाएं किस ओर जा रही हैं, कि अपने पति को किस तरह से हत्या करती जा रही हैं, वो भी बहुत ही भयानक रूप में से उसे मौत के घाट भी उतार देती हैं। और ये सोच कर शायद कभी खुलासा नहीं होगा, लेकिन पुलिस जब अपनी पर आती है तो पुलिस पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल करती है। तो कातिल या अपराधी कितना ही शातिर किस्म का क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है, गोपाली देवी पकड़ी जाती है, उसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है, दीनदयाल कुशवाहा, और फिलहाल वो जो जेल में है और उनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इन्हें सजा दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर जो 2 बेटियां और 1 बेटा घर पर हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, कई तरह के सवाल उनके ऊपर भी खड़े होते हैं। दोस्तों, जाते जाते आपको बताना है कि आज के दौर में जिस तरह से ये लगातार रिश्तों का कत्ल हो रहा है, वो भी भयानक रूप में हो रहा है। इस बात की चर्चा न केवल इंडिया के अंदर है बल्कि पूरे दुनिया में इस बात को चर्चा फैल गई है कि आखिरकार इंडिया में महिलाएं क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं।
थोड़ा सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। अभी औरैया में भी इस तरह से हत्याकांड हुआ, मेरठ में भी इस तरह से हत्याकांड हुआ और जयपुर में भी इस तरह से हत्याकांड हुआ। दोस्तों, इस पूरा घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसे और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। हम चाहते कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।